अच्छा, हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर हार्मोन कम मिकदार में रिलीज होते हैं तो भी डिसऑर्डर होगा। अगर हार्मोन ज्यादा मिकदार में रिलीज होंगे तो दोनों कंडीशंस में डिसऑर्डर हो गया। जब हार्मोन एक नॉर्मल लेवल से कम रिलीज होंगे तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपोसिक्रीशन। हाइपो लफ्ज की मीनिंग होती है लो और बिलो, जिसे अंडर सिक्रीशन भी कहते हैं। अगर हार्मोन जो है नॉर्मल लेवल से ज्यादा सीक्रेट होंगे उसे कहेंगे हाइपर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन, ओवर प्रोडक्शन भी कहते हैं। अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन ऐसे लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं। अंडर प्रोडक्शन भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये अंडर प्रोडक्शन, हाइपो सिक्रीशन और इस तरह से ये ओवर प्रोडक्शन, ओवर सिक्रीशन, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो कल हमने जैसे पढ़े थे हार्मोन T3 T4 हार्मोन पढ़े थे, तो आज उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ते हैं। तो पहली कैटेगरी है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें हार्मोन कम मिकदार में रिलीज होंगे या ज्यादा होंगे? कम मिकदार। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। जब T3 T4 हार्मोन जो है वो कम मिकदार में प्रोड्यूस हो, लो उनकी सीक्रेशन हो, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। इसकी फर्दर जो 3 कैटेगरीज होती है। एक होती है डाइटरी हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरी की एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मिक्सिडीमा, जो एडल्ट्स के अंदर होती है मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा। तीसरी एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। तो तीनों जो है हाइपोथायरॉयड क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। 3 कंडीशंस है हाइपोथायराइडिज्म की होती है। एक होती है डाइटरी हाइपोथायराइडिज्म होती है जिसे ग्वाइटर कहते हैं। डाइटरी हाइपोथायराइडिज्म इज कॉल्ड ग्वाइटर। डाइटरी हाइपोथायराइडिज्म इज कॉल्ड ग्वाइटर। एडल्ट्स के अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म होती है उसे मिक्सिडीमा कहेंगे। क्रिटिनिज्म एक कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर है, कंजेनाइटल बाय बर्थ है। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ। चिल्ड्रन के अंदर होती है, बच्चों में पैदा होते ही डिसऑर्डर होता है, जिससे कंजेनाइटल डिसऑर्डर, क्रिटिनिज्म। तो 3 टाइप के ये डिसऑर्डर्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्वाइटर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं ग्वाइटर। बुक के अंदर भी जैसे इनकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। ग्वाइटर कल परसों शायद हमने ग्रुप्स के अंदर जो इनके इमेजेस भी शेयर किए। तो ग्वाइटर, ग्वाइटर जो डाइटरी हाइपोथायराइडिज्म है, इट इज कंसर्न्ड विद द डाइट। डाइटरी की मीनिंग होती है आयोडीन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट अगर होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डाइटरी हाइपोथायराइडिज्म। एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है जनरली, आपको पता है कि जैसे हाइपोथैलेमस सीक्वेंस आपको याद है। हाइपोथैलेमस, उसमें से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा? थायरोट्रोपिन रिलीविंग हार्मोन, TRH। थायरोट्रोपिन रिलीविंग हार्मोन के नतीजे में जैसे ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बदले में जो है TSH प्रोड्यूस होगा। TSH आगे क्या करेगा? आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड देन जो है यू नो वेरी वेल T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। उसके बदले में जैसे T3 T4 हार्मोन इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन तब प्रोड्यूस होते हैं जब आयोडीन होगी, डाइट के अंदर आयोडीन होगी तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। डाइट के अंदर आयोडीन होगी तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। व्हाई? बिकॉज ये अमाइन हार्मोन है, मॉडिफाइड सिंगल अमाइनो एसिड होता है। टायरोसिन उसकी मॉडिफिकेशन है। उसके साथ 3 आयोडीन आइटम होंगे तो D3, और अगर 4 आयोडीन आइटम होंगे तो T4 हार्मोन है। पर अब अगर डाइट के अंदर नो आयोडीन,
अगर कोई आयोडीन वगैरह नहीं है, अगर नो आयोडीन है, लेक ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो T3 T4 हार्मोन ये भी नहीं प्रोड्यूस होंगे, ये नहीं प्रोड्यूस होंगे और हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि ये हार्मोन नहीं है और जरूरत भी है, तो ये मुसलसल कंटिन्यूअस ऐसी स्टिमुलेशन जारी रहेगी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है। गोइटर इज नथिंग बट enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland is called as goiter। तो थायराइड ग्लैंड गले के अंदर जैसे एक बहुत ही बड़ी स्वेलिंग सी महसूस होती है, ये जो एक गोइटर डिसऑर्डर होता है, और गोइटर डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट होती है, और बहुत ही सिंपल सी इसकी ट्रीटमेंट होती है, आयोडीन की टैबलेट्स होती है, लेने से ठीक हो सकता है पर्सन, या एक आयोडीन वाला जो नमक होता है, साल्ट होता है, अगर खानों के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे तब भी ये नहीं होगी गोइटर। या जो अक्सर जो सी फूड होते हैं उनके अंदर जो है, सी फूड्स के अंदर जो आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इस तरह की जो टेक्निक से जो है इससे हम जो है जान छुड़ा सकते हैं। कोई भी पर्सन अगर गोइटर का शिकार होता है तो उसका इलाज जैसे मौजूद है। उसके बाद दूसरी एक कंडीशन पे हम आते हैं, मिक्सिडीमा पे आते हैं। मिक्सिडीमा नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, मिक्सिडीमा हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स इज कॉल्ड मिक्सिडीमा है, हाइपोथायराइडिज्म मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स, हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स इज कॉल्ड मिक्सिडीमा। और इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स होती है इनको आपने नोट करना, यही मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर सिम्टम्स के अंदर जो एक वेट गेन होता है, वेट गेन होता है, इनटॉलरेंस टू कोल्ड होता है, इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, इस तरह की जो फीचर्स जो है अपीयर होती हैं। एक और फीचर है इनटॉलरेंस टू कोल्ड के अलावा, जिन्हें नोट करेंगे आप, सिम्टम याद करना जरूरी होता है टेस्ट के हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से। इनटॉलरेंस टू कोल्ड एक अनदर फीचर भी है, क्या है, एक और फीचर है इनटॉलरेंस टू कोल्ड। लेथर्जी, लेथर्जी की मीनिंग होती है लेजीनेस, लेथर्जिक कंडीशन या लेजीनेस जो है जो अपीयर होगी, ये कंडीशन होती है इस मिक्सिडीमा के अंदर। इसी तरह एक तीसरी कंडीशन है जिसे हम कहते हैं क्रीटिनिज्म, क्रीटिनिज्म, ये जो चिल्ड्रन के अंदर होती है, और ये कंजेनाइटल होती है। कंजेनाइटल की मीनिंग होती है बाय बर्थ, पैदा होते ही डिजीज होती है। सच पर्सन्स आर कॉल्ड क्रीटिन, पर्सन को हम कहेंगे क्रीटिन, कंडीशन इज कॉल्ड क्रीटिनिज्म। तो इस क्रीटिन पर्सन की कुछ निशानियां होती है, शॉर्ट इनकी जैसे हाइट होती है, या स्टैचर जैसे लेते हैं, या कद, बॉडी की साइज स्मॉल होती है, मेंटली एज वेल एज सेक्सुअली रिटार्डेड होता है, मेंटली एज वेल एज सेक्सुअली रिटार्डेड पर्सन होते हैं, वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होते हैं इनके। मेंटली और सेक्सुअली रिटार्डेड जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि T3 T4 हार्मोन के जो फंक्शन है वो ब्रेन की डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट पे इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। जब उनकी कमी हुई है तो यकीनन जो ये सिस्टम जो डेवलप नहीं हुए, मेंटली एंड सेक्सुअली रिटार्डेड होता है। पुराने बुक के अंदर इसके लिए एक टर्म था कोर्स फेशियल फीचर्स, कोर्स फेशियल फीचर, फेस की ऐसी फीचर्स जिन्हें जनरली कहते हैं कोर्स फेशियल फीचर्स, कोर्स फेशियल फीचर्स। तो कोर्स फेशियल फीचर्स में ये होता था कि जैसे नोज ब्रिज है ये थोड़ी सी वाइडर होती थी, और यहाँ पे जो बहुत ही छोटा सा एक एरिया होता था, वाइडर नोज ब्रिज इस तरह से, और ये जो फोरहेड है वो जरा बाहर निकला हुआ होता था, लिप्स की साइज जो बहुत ही बड़ी होती थी, और उनके जो दांत थे उनके दरमियान एक दांत और दूसरे दांत के दरमियान स्पेस भी था, टंग या जबान भी बाहर निकली होती है,
ड्राई स्किन होते हैं, ड्राई स्किन और ड्राई हेयर, पफी हेयर्स, ऐसी फीचर जैसे देते पोर्स फेशियल फीचर देते हैं, उसके जरिए ये पर्सन आइडेंटिफाई होता है और इसका कद बहुत ही छोटा होता है, मेंटली एज वेल एज सेक्सुअली रिटार्डेड पर्सन। और इसी तरह से जैसे हाइपोथायराइडिज्म है तो ओवर सीक्रेशन होती है तो ये हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइडिज्म। जब थायरोक्सिन T3 T4 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाई लेवल ऑफ T3, हाई लेवल हो उनकी, हाई लेवल थायरोक्सिन हार्मोन की जो इनकी हाई लेवल हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसकी जो सिम्टम्स है हाइपरथायराइडिज्म की, जरा इस मिक्सिडीमा से थोड़े कंट्रास्ट में, जैसे ये वेट गेन है इसका वेट लॉस, इसी तरह से जो है ये ऐसे पर्सन इनटॉलरेंट टू कोल्ड है तो ये इनटॉलरेंट टू हीट होते हैं, इनटॉलरेंट टू हीट होते हैं, इनटॉलरेंट टू हीट, इनटॉलरेंट टू हीट होते हैं। ऐसे पर्सन जो है लेथर्जिक होते हैं, लेजी होते हैं और इनके अंदर इरिटेबिलिटी ज्यादा होती है, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी ज्यादा होती है, इरिटेशन। और इन पर्सन का जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है और पसीना प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्वेटिंग पसीना जो बहुत ज्यादा है ना, ये कंडीशन जो है हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशंस में आता है, हाइपरथायराइडिज्म में। तो सिम्टम का सवाल है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होता है हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के हवाले से, तो इनको थोड़ा कंट्रास्ट में मिलेंगे तो याद हो सकता है, सिम्टम्स याद करना जरूरी है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड का T3 T4 या थायरोक्सिन के अलावा जो एक और कैटेगरी हार्मोन के हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड का ही हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का ही हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन की नेचर पेप्टाइड है और आपको पता है कि जैसे T3 T4 की नेचर है वो अमाइन है, अमाइन इन नेचर है। अमाइन इन नेचर का मतलब है सिंगल अमाइनो एसिड, टायरोसिन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, आयोडीन की 3 या 4 आइटम होते हैं तो वो नेचर है। तो इनकी जो नेचर है वो पेप्टाइड इन नेचर है, पेप्टाइड इन नेचर है। और इसका जो रोल होता है वो ये होता है कि इट डिक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर जैसे हम कहेंगे कि हाई जब कैल्शियम लेवल होती है तो उसको कम करने का काम होगा वो इस कैल्सिटोनिन का होगा। जैसे हाई हो जाए कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर हाई हो जाए तो उसको कम करने का काम जो है, कम करने का काम जो है इस कैल्सिटोनिन का होगा। एक नॉर्मल रेंज होती है 8 to 10 मिलीग्राम पर, इस तरह से कोई यूनिट है, वो एक नॉर्मल जैसे उसकी एक रेंज होती है, उससे अगर ज्यादा हो जाए तो वापस से 10 तक लेके आने का काम जो है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम होगा। किस तरह से ये मेंटेन करता है, 2-3 स्ट्रेटजीज है। एक इस तरह से जो बोन होती है, बोन के अंदर जो कैल्शियम की डिपोजिशन, ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई है, ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई है तो ब्लड वाली जो कैल्शियम है वो इस बोन के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, तो इस तरह से ब्लड की कैल्शियम लेवल कम हो सकती है। इसी तरह से दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है, जैसे किडनीज है, यू नो वेरी वेल किडनीज, और इसके अंदर यूरिन जो प्रोड्यूस होता है तो ये कम किस तरह से करेंगे कि यूरिन के अंदर अलाउ करेंगे भले जो कैल्शियम आयंस जो है यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हो जाए क्योंकि बॉडी को जरूरत नहीं है। तीसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, तीसरी स्ट्रेटेजी ये होती है GIT, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हम जो फूड खाते हैं उनके अंदर, फूड के अंदर कोई ना कोई सोर्स तो होता है कैल्शियम का, कोई फूड सोर्स होगा, यकीनन उसके अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं। तो ये जो हार्मोन क्या करता है कि इसको रीएब्जॉर्ब होने नहीं देता है, ब्लड में शामिल होने नहीं देता है, तो फिर उनको कहाँ भेज देता है, उसको जो फीसिस के जरिए जो पास आउट होने की जो परमिशन या इजाजत देता है कि भले जो कैल्शियम जो है फीसिस के जरिए जो पास आउट हो जाए क्योंकि जरूरत नहीं है।
फीसिस के जरिए जो है कैल्शियम जो है एक्सेस कैल्शियम होगी, इजाफी कैल्शियम होगी, वो भले फीसिस के जरिए रिमूव हो जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है कैल्शियम लेवल इंक्रीज्ड है। तो इन तरीकों के जरिए, जैसे ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है या कम करता है। इसका जो एक अपोजिट इफेक्ट होता है वो होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है उसका नेम है पैराथार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका नेम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन पैराथार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच लिखेंगे, पीटीएच पैराथार्मोन। और ये दोनों एक दूसरे के जो एंटागोनिस्टिक इन नेचर है। एंटागोनिस्टिक इन नेचर का मतलब होता है जो इफेक्ट कैल्सिटोनिन के, ये बिल्कुल उसके अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे हार्मोन को हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक इन नेचर। अपोजिट इफेक्ट जो प्रोड्यूस करें तो उसे हम कहेंगे, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले दो हार्मोन होंगे तो हम कहेंगे कि एक दूसरे के ये एंटागोनिस्टिक है। अपोजिट इफेक्ट से आप सब ये याद कर सकते हैं, जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई थी तो कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ। अब ब्लड के अंदर जैसे कैल्शियम लेवल लो होगी तो इसको इंक्रीज करने का काम हम कहेंगे कि ये जो पैराथार्मोन हार्मोन है, इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम लेवल इन ब्लड उसको इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? यकीनन तो इंक्रीज इस वजह से कर रहा है कि बिकॉज ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गए थे, 8 to 10 जो है उसकी एक रेंज थी उससे कम हो गई थी। अब उसको इतनी बढ़ाएगा ये हार्मोन कि वापस जो है 10 तक वो कैल्शियम लेवल आ जाए। बहुत ही ज्यादा हाई नहीं, जो 8 to 10 जैसे एक रेंज है नॉर्मल रेंज, उससे ये लेवल कम हो गए थे। अब उसको इतना बढ़ाएगा कि वो वापस जो नॉर्मल तक पहुंच जाए। ये काम होता है इस पैराथार्मोन का। अब यकीनन जहन में सवाल होता है कि ये एंटागोनिस्टिक है तो कैसे काम करेगा? एंटागोनिस्टिक हार्मोन है तो वही सेम जैसे जो बोन्स होती है उनकी कैल्शियम ये यहाँ से रिलीज होके बोन वाली कैल्शियम ये यहाँ से ब्लड के अंदर आएगी, क्योंकि ब्लड की कैल्शियम लेवल को बढ़ाना होता है। तो ये यहाँ से जो कैल्शियम आयंस जो रिलीज होंगे बोन टू ब्लड। तो बोन के ऐसे कौन से सेल्स होंगे जो ये काम करेंगे? ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट में ये काम करेंगे, कैल्शियम को ये यहाँ से ब्रेक करेंगे, बोन के मैट्रिक्स को ब्रेक करके और कैल्शियम को वापस ब्लड में ले आएंगे बाय द हेल्प ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन। उसके बाद जो किडनी पे भी, जैसे आपको पता है कि हमने पढ़ा था, याद होगा इस एक्सक्रीशन वाले होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर के अंदर, यू नो वेरी वेल, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस साल्ट्स इज एडजस्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। अगर आपको एक लफ्ज याद है, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस साल्ट्स इज एडजस्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। तो यानी जो कैल्शियम होगी उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी ब्लड के अंदर, जो इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। अगर आपको याद है तो आप बताएं कौन सी नेफ्रॉन के अंदर ऐसी पॉइंट थी जहां पे ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी साल्ट। कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस साल्ट्स इज एडजस्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। एक वर्ड हमने, ये सेंटेंस हमने पढ़ा था डीसीटी में, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस साल्ट्स इज एडजस्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। और उसके अंदर कौन से साल्ट की एडजस्टमेंट हो रही थी? एक उसमें कैल्शियम की भी एडजस्टमेंट होती है। ये कौन सा इधर हार्मोन होगा? इधर हार्मोन है, ये पैराथार्मोन होगा। पैराथार्मोन हार्मोन की इफेक्ट की वजह से, जैसे जो पहले जो उधर आप देखिए यूरिन के अंदर कैल्शियम पास हो रही थी, अब यूरिन के अंदर अलाउ नहीं होगी ये पास होने, बिकॉज बॉडी को जरूरत है, बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है। तो इसी लाइन फिल्ट्रेट से कैल्शियम जो निकल के जो ब्लड में शामिल होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीटीएच हार्मोन। वरना इससे पहले जब कैल्शियम ज्यादा थी तो भले वो यूरिन में पास हो रही थी, अब नहीं होगी। अब इसको रोकेंगे, यूरिन में से पास आउट होने से ये हार्मोन रोकेगा और वापस से रीअब्जॉर्प्शन होगी। तीसरा जो तरीका कौन सा है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का? तीसरा तरीका वही सेम, यू नो वेरी वेल,
कि जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जीआईटी होता है, उसके अंदर जो हम फूड इनटेक करते हैं, इस फूड की जो कैल्शियम होती है, फूड के अंदर जो कैल्शियम होती है, अब ये एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, जो एब्जॉर्ब होगी पीसेस में पास आउट नहीं होगी, अब ये जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी। पर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी का एक टाइप होता है विटामिन D3, ये इसमें जो मदद देता है। अब ये जो पीटीएच हार्मोन होता है, पीटीएच हार्मोन जो होता है वो विटामिन D3 की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, और विटामिन D3 होता है तो ये काम जो है फैसिलिटेट करने में मदद देता है। पीटीएच हार्मोन की वजह से विटामिन D3 प्रोड्यूस होगा, और ये विटामिन D3 कौन सा काम करेगा? विटामिन D3 जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, पीटीएच हार्मोन विटामिन D3 की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा, बदले में विटामिन D3 जो क्या करता है, जीआईटी से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो ब्लड में उसमें फैसिलिटेट करता है। तो ये जो तीन इफेक्ट जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक या अपोजिट का इफेक्ट होता है, और बॉडी के अंदर कैल्शियम का नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी है। अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मल नहीं होगी तो कौन कौन से प्रोसेस में मुतासर हो सकते हैं? अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी हमने पढ़ी है कैल्शियम के बारे में, कहाँ कहाँ पे कैल्शियम जो हमें मदद दे सकती है। जैसे आपको पता है कि बोन फॉर्मेशन जरूरी होती है उसके लिए, और मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए आप देखें ना, मसल एक्सपोजर द बाइंडिंग साइट कौन करता है? मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो है कैल्शियम आयंस का होना जरूरी होता है। इसी तरह से एक और प्रोसेस है जो आपने पढ़ा है, exactly conduction of nerve signal or impulse, transmission of the nerve impulse, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन उसके लिए जो है ये बहुत ही जरूरी होती है। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट सिनेप्टिक सेल होता है, तो जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो ही जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे प्री सिनेप्टिक सेल से, अदरवाइज जो है कैल्शियम आयंस अगर ना होते तो न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज ना होते, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना होते, ना इफेक्टिव ऑर्गन कोई काम कर रहा है, ना कोई एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन में जाना है। और कैल्शियम आयंस का इसी वजह से जो मेमोरी बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से कैल्शियम जो ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैल्शियम, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी रेगुलेशन है, उसका बैलेंस है, ये दो हार्मोन करते हैं। कौन से दो हार्मोन होते हैं? यू नो वेरी वेल। इस तरह से एक हार्मोन जिसका नेम है पीटीएच और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन, एंड बोथ हैव अपोजिट इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, एक दूसरे की अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होती है। तो आप पेज नंबर 111 पे आप आएंगे, कैल्सिटोनिन से हम देखेंगे कैल्सिटोनिन पेप्टाइड हार्मोन प्लेज रोल इन द मेंटेनिंग प्रॉपर लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। 111 पेज है, इस पे आप आएंगे, डायग्राम से अबव जो है कैल्सिटोनिन की डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप आएंगे कैल्सिटोनिन की डिस्क्रिप्शन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन राइजेस टू हाई, यानी जब ब्लड की कैल्शियम लेवल बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है तो उसको वापस से नॉर्मल करना होता है, तो यकीनन उसके लिए डिक्रीज करना पड़ता है। और डिक्रीज कौन कराएगा? डिक्रीज कराएगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। कंटेन अपटेक ऑफ सॉरी when the calcium level rises too high, calcitonin stimulates the uptake of calcium into the bones, uptake of calcium into the bone, यानी ब्लड से ये कैल्शियम जो बोन्स की तरफ आएगी। यहाँ पे जो है बोन उस वक्त स्ट्रॉन्ग भी होंगी और बोन के अंदर कैल्शियम जो डिपॉजिट होगी, thus lowering the concentration in the blood। बाकी जो हमारे बुक में ऐसे डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर ये ऐसे भी होता है। उसके बाद जो पैराथायरॉइड ग्लैंड की तरफ आएंगे, और पैराथायरॉइड ग्लैंड पीटीएच भी पेप्टाइड इन नेचर है, ये भी आप पॉइंट जैसे ऐड करेंगे, ये भी हार्मोन जो है पेप्टाइड इन नेचर है। कैल्सिटोनिन भी पेप्टाइड होता है, ये हार्मोन भी पेप्टाइड इन नेचर होता है। केमिकल कंपोजिशन अगर देखी जाए तो इट इज पेप्टाइड इन नेचर। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड आर 4 स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड।
The hormone produced by parathyroid gland is called parathyroid peptide hormone called parathormone or parathyroid hormone, PTH शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म याद करना बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा ही शॉर्ट फॉर्म है जिन्हें हर हालत में आपने याद करना है। ठीक है, this decline cannot be allowed to continue uncorrected because a significant fall in the blood calcium level can cause severe muscle spasm। अगर जिस तरह से ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगी तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट जैसे एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द इफेक्ट ये होता है कि मसल्स के अंदर जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन स्पैज्म होगी, ये इनको हो सकता है। अब नॉर्मल ब्लड कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स इंक्लूडिंग द हार्ट एंड प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमने शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा कि इनके लिए जो है कैल्शियम का एक नॉर्मल लेवल होना जरूरी है, बिकॉज ये सारे फंक्शन जो है कैल्शियम के जरिए होते हैं। तो पीटीएच स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्ट इन द बोन टू डिसॉल्व द कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स ऑफ द बोन मैट्रिक्स। बोन टिश्यू आपको बताया उसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट की डिपोजिशन की वजह से होता है। ओस्टियोन जो सिलेंडर थे उसके अंदर जो है कंसंट्रिक रिंग्स है जिन्हें लैमेली कहते हैं, लेक्यूना होते हैं, उनके अंदर जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट्स का मैट्रिक्स होता है। हार्डेंड जो ये स्ट्रक्चर बोन की होती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट्स की डिपोजिशन की वजह से होती है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट्स की डिपोजिशन की वजह से होती है। तो उसको जो है ब्रेक करने का काम ओस्टियोक्लास्ट करते हैं, पर इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा हार्मोन, पीटीएच हार्मोन। तो यहाँ पे जैसे हमने तस्वीर में जैसे बोन से कैल्शियम ब्लड में शामिल होती है बाय द हेल्प ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट की मदद से। इसी तरह से इट स्टिमुलेट्स द किडनीज टू रीअब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द यूरिन। वरना इससे पहले जो है वो यूरिन के अंदर पास हो रही थी जब एक्सेस में था, अब क्या है, अब ये जो है दायरा कैल्शियम जो उसकी जो रिटेंशन होगी, सेविंग होगी, कंजर्वेशन होगी, रीअब्सॉर्प्शन होगी किडनी के अंदर, एंड लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3। यानी पीटीएच जो है विटामिन D3 को एक्टिवेट करता है या बनाता है। उसका इफेक्ट क्या होगा आगे, विटामिन D3 का इफेक्ट ये होता है कि इट इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन। जीआईटी के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो फूड होगा इसकी कैल्शियम होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ब्लड के अंदर ये कैल्शियम जाए, तो उसके लिए यकीनन जो है इस विटामिन D3 का होना जरूरी है। और विटामिन D3 को बनाने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है, स्टिमुलेट करता है पीटीएच हार्मोन करता है। तो इस तरह से जो एक दूसरे के लिए इंटरगोनिस्टिक इफेक्ट इनका जो प्रोड्यूस होगा। इंटरगोनिस्टिक टर्म भी की टर्म है, इसमें आप देखेंगे कौन से हार्मोन जो होते हैं, आगे भी एक दो और भी कैटेगरी होंगी जिनको हम अपोजिट इफेक्ट्स की सूरत में पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे थायराइड पैराथायराइड इनका एक दूसरे के ऊपर कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इनका कोई इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं है, वो दोनों अलग अलग रेगुलेट होते हैं। पर जैसे थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, इनके दोनों के एक दूसरे के ऊपर जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हो, उसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स।